नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। हम एक विशेष शो कर रहे हैं। हमारे साथ हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूतपूर्व अध्यक्ष और देश के जाने-माने सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता श्री अखिलेंद्र प्रताप सिंह। आज 29 तारीख है, कल 30 है और परसों आखिरी चरण का मतदान है, जिसमें बनारस का भी मतदान है, पूर्वांचल के कई जगहों का मतदान है, कई राज्यों का और भी मतदान है। बहुमत किसको मिलेगा शायद इसका आंकड़ा ईवीएम में बंद हो चुका है। तो अखिलेश जी, एक सवाल ये है कि ये जो आखिरी चरण है, इस चरण में इश्यूज क्या हैं और लोग क्या सोच रहे हैं? एक तो ये जानना है क्योंकि आप इस समय पूर्वांचल में ही हैं या इलाहाबाद में हैं और वहां से कई जगह घूम के आए हैं, तो उसके बारे में बताएं। और दूसरा ये बताएं कि कुल मिलाकर के ईवीएम को लेकर के लोगों के मन में कोई शंका है या नहीं है? क्योंकि राजनीतिक दल तो ईवीएम को लेके कोई शंका उठा नहीं रहे, जनता जरूर शंका उठा रही है। तो इन दोनों सवालों के ऊपर आप बात शुरू करें, फिर मैं बीच बीच में अगर कोई सवाल आएगा तो आपसे बातचीत करूंगा। अखिलेश जी। संतोष जी, अभी जो चुनाव का मैंने अभी रॉबर्ट्सगंज में हमने मिर्जापुर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र की बैठक एक दिन पहले हमने की थी और उसमें खेत मजदूर, गरीब किसान, दलित पृष्ठभूमि की भी महिलाएं थीं और सभी तबके के लोग थे। आंदोलन के भी लोग थे, किसान आंदोलन के भी लोग थे। तो देखिए, अभी अमूमन जो मैं सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया में देख रहा हूं, जो बहसें हैं, उन बहसों में किसकी सरकार बन रही, यह केंद्रित बहस है। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि, जहां हम फरवरी में यह तय मान के चल रहे थे कि किसकी सरकार बनेगी का कोई बहस नहीं आएगा और अमूमन कोई विपक्ष नहीं है। जनता में इतना ज्यादा योजनाएं मोदी सरकार लाई है, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया है, गैस दिया है, पैसा दिया है, सिलेंडर दिया है, बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई हैं, तो अब कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अब यह एक एक्साइटमेंट है बहुत सारे मिडिल क्लास के लोगों में भी। उन लोगों का कहना है कि यह देखना है कि 4 जून की स्थिति है, उस संदर्भ में किसके पक्ष में फैसला होने जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा, एक मैं कह सकता हूं कि क्वालिटेटिव, गुणात्मक फर्क आया है लोगों के सोचने और व्यवहार करने के तरीके में। तो पूरे विमर्श का जो अर्थ है, जहां चीजें घूम रही हैं, वो यही है कि अब किसकी सरकार बनने जा रही। यह भी है या अभी कितना मोदी और एनडीए की सीटें कितनी कम होंगी, ये दूसरी बहस। एक बहस तो निर्णायक है, अब उस पर कोई बहस नहीं है कि मोदी जी की अब कोई ग्राफ नहीं है, बहुत डाउन हुआ है। अगर माइनस में नहीं गया है तो बहुत बुरी तरह से उनकी छवि खराब हुई है। अब वो वोट पुलर नहीं रह गए हैं। यह मैं देख रहा हूं कि सामान्य सहमति, सभी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लोग हैं, उनमें भी मैं यह सामान्य सहमति देख रहा हूं। तो इसी आधार पर पिछले दिनों भी हमने आपसे कहा था कि एक राजनीतिक पराजय, तो यह जनता की चेतना ने मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा कर दिया है। एक राजनीतिक पराजय उनका हो गया है। और हमारी चूंकि जो ज्यादा दिलचस्पी है
यह चाहते हुए भी कि बीजेपी लेड कोलिशन हारे, एनडीए हारे। अब यह कहना भी बड़ा मुश्किल है कि एनडीए में कौन है। चुनाव के बाद चंद्रबाबू नायडू उधर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, नीतीश भी वहां रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई रिलायबल कॉन्स्टिट्यूएंट उनकी तरफ नहीं दिख रहा। माने बेसिकली ये मोदी की गारंटी वाला मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं, कोई बड़ा कोलिशन उनके साथ नहीं है। तो इन परिस्थितियों के को ध्यान में रखते हुए मेरी नजर ज्यादा है, जहां हम खतरा महसूस कर रहे थे। चुनाव जीतना और हारना जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे लिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे के अलावा एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी कि क्या हमने जो इस देश में संविधान के माध्यम से एक आदमी एक वोट का जो भारतीय गणराज्य के लिए तय किया था, जो राजनीतिक फैसला लिया था, क्या आज कुछ लोग ऐसा भी कहना शुरू कर देंगे कि वह फैसला ही गलत था। लेकिन आज मैं आश्वस्त हूं कि आप पैसा देके, घूस देके जनता को एक स्तर पर गुमराह करने के बाद ज्यादा दिन तक गुमराह नहीं कर सकते। उनका डीह्यूमनाइजेशन, अमानवीकरण करके उनके जो नागरिकता बोध या एक मनुष्य होने का बोध है, उसे आप, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको आप खारिज नहीं कर सकते। तो आज मैं इस पर पुष्ट हुआ हूं कि हमने आजादी के बाद संविधान में यह जो उसूल तय किया, क्या अनपढ़ और क्या पढ़ा लिखा, उसका एक विवेक है जो राजनीतिक फैसले में गुण आधार के आधार पर वह फैसला कर रहा है। और पैसा देके और योजनाओं में अनाज बांट के किसी को भी आप वोट बैंक में तब्दील नहीं कर सकते। एक मैं आम ट्रेंड की बात कह रहा हूं। तो यह इस चुनाव का बहुत बड़ा फैसला है। जैसा अब हम इस पर आए, मैं उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर जो मेरे नजर से गुजर रहे हैं और बिहार की 8 सीटों में अगर देखूं तो ये अमूमन जो सीटें हैं, 21 सीटें होती हैं, ये पूर्वांचल के संघर्ष के इलाके हैं। उधर आप देखिए, पटना से लेके आरा, बक्सर, भोजपुर, इधर आप चले आइए तो बलिया, गाजीपुर, इधर का आपका मिर्जापुर, सोनभद्र, बनारस भी एक कैटेगरी। बड़ी दिलचस्पी ये है, अभी भी कुछ लोग यह जरूर कह रहे हैं कि बनारस में मोदी जीत जाएंगे। ठीक है, लेकिन आज मैं बात कह रहा था, मैं वहां के लोगों से पूछ रहा था, आज की तारीख में वो जमीनी स्तर के लोग, मैंने कुछ टीवी के एंकर को मैंने सुना जो वहां गए हैं, वो कह रहे हैं कोई विवाद नहीं है, मोदी जीत जाएंगे, मार्जिन की बात है। अमूमन यही लोग मान रहे हैं, मैं भी उनको खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे जो एक अलग फीडिंग हो रही है कि भाई साहब, और मैं, ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव के विश्लेषक हैं, वो एक्टिविस्ट हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ भी नहीं है। उनका कहना है कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये अगर 1 तक बढ़ते बढ़ते तापमान बनारस का कहीं मोदी के लिए भी बड़ा संकट न पैदा कर दे, और ये 18वां जो हमारा लोकसभा का चुनाव है, कहीं हिंदुस्तान में यह एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला क्यों यह न सुना दे
क्योंकि मोदी का हारने का मतलब है एक पूरी धारणा का हारना, यह कोई सामान्य हारना नहीं है। यह मोदी का चुनाव में ग्राफ गिरना, यह पूरे विचार का गिरना है। मोदी एक व्यक्ति नहीं है, मोदी दरअसल एक कारपोरेट के बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट को जिसने जो भी एक सहमति राष्ट्रीय राजनीति में बनी और जो हमारे 5000 साल के इतिहास को संविधान में समेट के रखा, मोदी उसको पलटने वाले सबसे बड़े मुखर उस विचारधारा के प्रतिनिधि रहे, जिन्होंने दुनिया में बदलाव हो गया, अमेरिका में हो गया, यूरोप में हो गया, जापान में हो रहा है कि भाई हम लोग आपूर्ति वाली अर्थव्यवस्था की जगह मांग वाली अर्थव्यवस्था लागू करें, क्योंकि जनता की जेब में अगर पैसा नहीं रहेगा तो उद्योग भी नहीं चलेंगे, कल कारखाने भी नहीं चलेंगे और सट्टा मार्केट भी नहीं चलेगी। तो लोगों को जीवन स्तर में उनकी जेब में पैसा डाला जाए। बराबर मोदी इसको इनकार कर रहे हैं कि जो भी कुछ बचा खुचा हमें देना है वो कारपोरेट से छन के जो आएगा देंगे। हमारी नीति कारपोरेट को मजबूत करने की है। तो ये जो थैचर की, रीगन की इकोनॉमिक्स थी, जिसको अब अमेरिका और यूरोप छोड़ दिया, मोदी अभी भी उसी से चिपके हुए हैं या मोदी का पूरा तंत्र उसी से चिपका हुआ है। इसका पराजय जो राष्ट्रवाद के नाम पर कश्मीर में हुआ, यह भी प्रमाणित कर दिया ये चुनाव कि वहां ये चुनाव लड़ने का साहस नहीं किए, चाहे जितना भी पैसा इन्होंने डंप किया ग्रास रूट लेवल पर, बावजूद वह राजनीतिक साहस नहीं पैदा कर सका कि वहां चुनाव लड़े। ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, यह राजनीति का मामला है। राजनीतिक तौर पर ये जमीन नहीं बना पाए, नहीं तो कुछ मुसलमानों को खरीद के लड़ा देना क्या बड़ा कठिन काम था। अब मैं आता हूं इन 21 सीटों के बारे में। जो मेरा पहला अनुभव है वो मैं आपके माध्यम से साथियों से शेयर करना चाहता हूं। आपसे मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हमने नवगढ़ के एक इस तख्ती में भी हमने सेलेक्टिव नेताओं की बैठक की, जिसमें महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या थी, चमार जाति की भी महिलाएं थीं और आदिवासी भी थी, सवर्ण के भी कुछ लोग थे, पिछड़ों के भी लोग थे, कुछ आंदोलनों के भी, खास तौर पर अति पिछड़े समाज के लोग भी थे, जो यह माना जाता था कि वो मोदी के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं। सवर्ण जातियों के लोग तो थे ही, कुछ सवर्ण जाति के किसान आंदोलन के नेता। मैंने एक पूरा कंपोजिशन उसका अलग था, तो मैं सबका अनुभव ले रहा था। एक जगह है वहां शिकारगंज, जहां बैराठ में बहुत बड़ी जमीन है। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी वहां दौरा किए थे। हमने और उन्होंने फावड़ा चलाया था नहर के लिए कि यहाँ हम पानी यहाँ के किसानों को देंगे। उस इलाके की एक महिला से मैंने पूछा कि आप क्या सोचती हो, तो मैं उसी की भाषा में, शायद अगर एक आध शब्द इधर उधर हो जाए, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, तो मैं उसी की भाषा में कहना चाहता हूं कि उसने कहा, मोदी कचार के हमन के सुखाए दई है, माने हम लोगों को वो लुग्गा जैसा कचरी है और हम लोगों को सुखाए दई है। तो मैं ये कह रहा हूं, यह जो बात वहां गई है तो आंदोलनों का प्रभाव है, लेकिन यह जो मैं बार बार कहता हूं कि राजनीतिक दलों की भूमिका भी होती है, लेकिन यह बात देखिएगा, कानों कान में बताऊं, ये आपका केवल पूर्वांचल में नहीं रहेगा, उधर आप चला जाएगा, इसी तरह की भाषा और बोली झारखंड में भी आप देखिएगा, और इसी तरह की बोली और भाषा आप इधर आप
सहसाराम और भोजपुर तक पा जाइए। यह जो गुस्सा है मोदी के, माने मोदी के साजिश कैसे लोग महसूस कर रहे हैं कि लुग्गा को कचार के सुखा देंगे, यह उनकी भाषा में अभिव्यक्ति है। यही मैं एक बात नोट करता हूं, हम इस बात के लिए मायावती की, राजनीतिक मायावती ने जो निर्णय लिया है अकेले लड़ने का, मैं समझता हूं कि उनका निर्णय जिन भी दबाव की वजह से हो या उनके विवेक की वजह से हो, इस ऐतिहासिक दौर में इतिहास जो नोट करेगा अच्छा नहीं माना जाए। और हिंदुस्तान में तानाशाही को कमजोर करने के लिए जो जनगोलबंदी हो रही थी चुनाव में, उसको मायावती ने नहीं समझा और अपनी भूमिका नहीं निभाई, या उनकी जो मजबूरी हो। मजबूरी सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले कैसे मजबूर करते हैं। लेकिन एक बात मैं मानता हूं, और मायावती की यह भूमिका मैं मानता हूं, मैं एक रेडिकल मूवमेंट का प्रतिद्वंदी होने के नाते मायावती का जिंदगी भर आलोचक रहा हूं, आज भी मैं आलोचना करता हूं, लेकिन जो एक जमीनी सच्चाई है वह आपसे मैं रखना चाहता हूं। मायावती जी ने भी ये जो 5 किलो अनाज दिया गया, इसकी राजनीतिक साजिश से जनता को शिक्षित किया, यह उनकी बड़ी भूमिका है। यह किसी अखिलेश ने नहीं किया। अखिलेश की स्वीकृति खेत मजदूरों और दलितों में नहीं है, कांग्रेस का है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है। जी। या तो हम लोगों के आंदोलनों का है। ये जमीन कभी सोशलिस्टों की थी, कम्युनिस्टों की थी, डेमोक्रेट्स की थी। आप समझ सकते हैं कि बीपी सिंह इस उम्र में जाके वहां फावड़ा चलाते थे और पहाड़ पर खड़े होकर देख रहे थे, जन सैलाब ही सैलाब था। तो मैं ये कह रहा हूं कि बदलाव की जमीन रही है, ऐतिहासिक रूप से रही है, आजादी के समय से रही है। और यह जो पूरा पट्टी है, इस पट्टी में अगर कुछ हिस्से को छोड़ दिया जाए जो अभी इसमें शरीक नहीं है, कल वाले मैंने 25 वाले चुनाव में चले गए, तो यह एक रेडिकल डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, केवल कम्युनिस्ट सोशलिस्ट नहीं, ये कांग्रेस के भी आंदोलन का, सन 42 के भी आंदोलन की ये जमीन रही। तो यह एक कंपोजिट बड़ा आंदोलन रहा है जो समाज के सभी हिस्सों में कर रहा है। यहां मैंने जो देखा है, कोई ऐसी सीट नहीं है जहां नेक एंड नेक फाइट न हो रही हो। आज कोई नहीं कह सकता कि कौन जीत रहा है। मैं तो कह रहा हूं, उस ग्रास रूट एक एक्टिविस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं 5-7 एक्टिविस्ट की बात कर रहा हूं। और ये पूरे जोन की जियोग्राफी और पॉलिटिकल एक्टिविटी का मैं भी एक कार्यकर्ता रहा हूं। छात्र जीवन से जब मैं प्रेसिडेंट हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उसके बाद ये हमारे कार्यक्षेत्र का भी, राजनीतिक कार्य का भी, और आज भी ये हमारे राजनीतिक कार्य का क्षेत्र है। किसी न किसी रूप में हम इसमें दखल देते हैं। यह वो मैं देख रहा हूं, बलिया जैसी जगह में अमूमन लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी का लड़का हार जाए। यह परिस्थिति इस पूरे जोन में दिख रहा है। इसमें गोरखपुर में भी लोग कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त लड़ाई हो रही है, 5 गांव में हो रही है, महाराजगंज में हो रही। तो उधर से यहां तक सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, बनारस, चंदौली, तो मैं पिछली बार भी शायद 5 सीट यहां से, जब पुलवामा के माध्यम से एक राष्ट्रीय लहर मोदी चलाए थे, तब भी 5 सीट इस क्षेत्र में इसी धरोहर की वजह से बीजेपी हारी थी। तो मेरा एक आपसे कहना है कि अब तो मोदी अपने जेनिथ पर पहुंचे थे, जब बालाकोट के बाद इन्होंने एक राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ, जो भी उनकी भावनाएं थी उसको ध्यान में रखते हुए राजनीतिक कैंपेन चलाया था। उस समय भी ये मैक्सिमम 3 से 3 सीट पाए थे। अब आप समझिए, मोदी के पक्ष में या भाजपा, मोदी की गारंटी के पक्ष में
कुछ है ही नहीं गारंटी में, कोई लहर की बात तो कर ही नहीं रहा है, अंडर करंट मोदी विरोध है, तभी तो भाई उनका ग्राफ गिर गया। और किसी को राजनीतिक तौर पर उभरने नहीं दिए मोदी। तो मैं उन लोगों को नहीं समझ पाता हूं जो आज भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एज है। अरे 25-30 सीट में आप इतना ही कह सकते हो ना कि भाई बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र में 2-3 सीट है, चंद्रबाबू नायडू इन्हीं के साथ रहेंगे, कौन कह सकता है। यह तो बेसिकली ममता के लिए भी एक लेसन है, क्षेत्रीय छत्रप होके तानाशाही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ममता और कांग्रेस के बीच में कोई, अरे बीजेपी के बीच में कोई डील है, मैं पॉलिटिकली कह रहा हूं। वहां जो उन्होंने एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का वायलेशन किया है, अडानी वगैरह के साथ जो अंडरस्टैंडिंग पैदा की है, ममता ने अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। तो इस वजह से अगर 2-4 सीट वहां बढ़ जाए, 18 पाए हैं, 22 पा जाएंगे। यहां भी, उड़ीसा में भी। और जब ये माहौल बन जाएगा कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दल मिलकर सरकार बनाए, तो देखिएगा जो लोग आज आश्वस्त है कि फलाने दल इनके साथ जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। तो जो लोग ये जेन्युइनली सोचते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं उस पूरे कैलकुलेशन में नहीं हूं कि कौन जीतेगा हारेगा। मेरे लिए तो यही खुशी की बात है कि गांव-गांव संविधान पहुंच गया। मेरे लिए तो ये खुशी की बात है, गांव-गांव रोजगार पहुंच गया, गांव-गांव स्वास्थ्य का सवाल पहुंच गया। इनकी बात कोई नहीं सुन रहा है और मोदी लुग्गा जैसा निचोड़ लेंगे, ये बात एक खेत मजदूर कह रही है। तो ये मैं कह रहा हूं कि यह परिस्थिति है और इस परिस्थिति में अभी भी 2-3 दिन का समय है, बहुत चीजें बदल सकती हैं। और इन 13 सीट है पंजाब की शायद अभी, लेकिन इन 21 सीटों में मैं कह रहा हूं कि बहुत टफ लड़ाई है और इनको पूरा मंत्रिमंडल बनारस में बैठ के यही जोड़ तोड़ में लगा हुआ है। तो बहरहाल पक्ष इनके, माहौल इनके पक्ष में नहीं। अखिलेश जी, आखिरी अंत में एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। सवाल इसलिए कि आज वो छप चुका है, एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने, हरिशंकर व्यास, उन्होंने आज अपने संपादकीय में लिखा है कि कल अचानक मौजूदा थल सेनाध्यक्ष का कार्यकाल 1 महीने बढ़ा दिया, जो अभी तक नहीं हुआ था, अचानक हुआ है। तो उन्होंने ये लिखा है कि अब तक मोदी ने जितनी भी संस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल किया। उनका कहना है यहाँ तक कि न्यायालय का भी आम तौर पे माना जाता है कि उनके पक्ष में इस्तेमाल हुआ। चुनाव आयोग वगैरह का तो हुआ ही, जितनी संस्थाएं हैं उनके पक्ष में हुआ। वो कह रहे हैं सिर्फ एक ही संस्था रह गई थी जिसका नाम सेना था। वो शंका ये व्यक्त करते हैं कि अगर 4 तारीख को क्या सेना का भी इस्तेमाल मोदी जी कर सकते हैं? ये आज उन्होंने सवाल उठाया क्योंकि उन्होंने अपने अखबार में इसको लिखा है, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, इसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए। देखिए, मोदी की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ये मोदी ही नहीं हारेंगे। यह बेसिकली आजादी के बाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आरएसएस का परवान चढ़ रहा था और खतरे में तो वह है। लेकिन मैं जो देखता हूं, किसी भी संस्था का यूज करना, आरएसएस वाले तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को थ्योरेटिकली एडजस्टमेंट जरूर किए हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने गांधी का एक समानांतर, सावरकर और आरएसएस के लोग थे ही, उस पर क्या बात की जाए। आप जानते ही हैं कि वो सन 42 में उनकी भूमिका क्या थी, ब्रिटिशर्स के साथ खड़े हो, सुभाष बाबू के साथ भी नहीं खड़े हुए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के डिविसिव पॉलिटिक्स उनकी रही है। भले वो अपने को राष्ट्रवादी कहें, लेकिन कभी भी विदेशी ताकतों और पूंजी के साथ उनकी एकता रही है। हमारे देश में सबके विरुद्ध, चाहे वो पंडित नेहरू हो चाहे सुभाष बाबू, सबको उन्होंने अस्वीकार किया।
तो मैं ये कह रहा हूं कि आज भी मोदी जी करीब करीब, अब इतना माने आप कोई इस देश में समझ सकता है कि जो आदमी एक इलेक्शन कमीशन में एक जो इलेक्टोरल पोजीशन सुप्रीम कोर्ट का रहा हो, वो पार्लियामेंट से रिजेक्ट कर दिया। जिसने ऐसे कानून पास करा लिए मनी बिल के माध्यम से राज्यसभा में, पूरी पार्लियामेंट को बर्खास्त करके 1.5 से 100 से अधिक कानून पारित करा लिया, बनवा लिया, तो ये तो ही कैन डू एनीथिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, लेकिन इसमें एक मेरा राइडर है। राइडर ये है कि इतना बड़ा, देखिए इस तरह का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ट्रेडिशन अनपढ़, पिछड़े, वर्णीय समाज में भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट अनपैरेलल है, इतने लार्ज स्केल पर। न वो अमेरिका में है, न वो यूरोप में। जब हमें, तो मैं ये कह रहा हूं उसने एक जागृति भी पैदा कर दी। संविधान बचाओ अगर गांव तक चला गया, और इस दौर में अगर कोई पॉलिटिकल थ्योरी उभर गई, तो इस देश में ये इस्टेब्लिशमेंट चलाना भी इनके लिए मुश्किल होगा। आप दुनिया में देखिए, छोटी छोटी ताकतें आज अमेरिका वगैरह किस तरह से संकट के दौर से गुजर रहे। कोई जानता था कि गाजा में, इतनी बड़ी गाजा में लड़ाई चल पाएगी हमास और ये छोटे मोटे कुछ मार्क्सिस्ट संगठनों द्वारा? कभी कोई उम्मीद किया था? लेकिन आज अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में हम लोग 60s में करते थे, वी शैल फाइट वी शैल विन सुनते थे 70s में। आज मैं देख रहा हूं लोग कहते हैं, बताते हैं कि कितना बड़ा मूवमेंट, इतना माइटी इजराइल की हालत खराब कर दिया। तो मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह का एडवेंचर कर पाएंगे। खतरे तो हैं, खतरे तो हैं इनके इतिहास में, भूगोल में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एडवेंचर कर पाए। तो आखिर में मैं सिर्फ 2 बयान आपके सामने रख रहा हूं। एक तो अमेरिकी कुछ सांसदों ने बयान दिया है कि मोदी दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगे, एक तो उनका ये बयान आया है। और दूसरा, जिस लेख की मैं बात कर रहा हूं संपादकीय की, उस संपादकीय में इन्हीं पत्रकार महोदय ने, जिन्होंने ये संपादकीय लिखा है, उन्होंने ये लिखा है कि संघ के भगवान, मोदी को उन्होंने संघ के भगवान कहा है, क्योंकि मोदी जी ने ये अनाउंस कर दिया है कि मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, मुझे तो सीधे ईश्वर ने भेजा है, मैं पैगंबर हूं। और उसको लेकर के उन्होंने, अब मजे की चीज है कि आज के अखबारों ने मैं पैगंबर हूं इसको हेडलाइन कहीं नहीं बनाया, या मुझे ईश्वर ने भेजा है। लेकिन हरिशंकर व्यास लिखते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि वो संघ के भगवान है, और ये उन्होंने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत किया है, और सेना प्रमुख का कार्यकाल भी इसीलिए बढ़ाया गया है 1 महीने के लिए, कि आने वाला सेनाध्यक्ष, उनसे उनका तारतम्य बैठता है या नहीं बैठता है, लेकिन इनके साथ बैठा हुआ है। इन 2 बयानों को आपको बता करके अगर आप कुछ बोलना चाहें 2 लाइनें, तो इन दोनों बयानों पे बोल दें, नहीं तो हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। नहीं, मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि भारत का जो इतिहास है डेमोक्रेसी की लड़ाई का, मेरे ख्याल से यह बहुत लंबी लड़ाई है। 1857 को अगर छोड़ भी दें, तो यह हमारे माने दौर में 1885 से जो हमने किया है, ये बड़ी अवेकनिंग है, और बहुत सारी धाराओं से समाज में ये बात चली गई है। और ये एक बायोलॉजिकल हम नहीं है, यह भारतीय सनातन में भी, या मैं श्रमण में भी, लोकायत में भी जितने महान पुरुष या देवता या भगवान हुए, राम कृष्ण, सब तो बायोलॉजिकल ही थे। कोई जेल में पैदा हुआ, कारागार में था, और कोई दूसरी जगह पैदा हुआ, लेकिन कोई ये नहीं कहा कि हम बायोलॉजिकल नहीं थे। या मोहम्मद साहब ने भी कहा हम बायोलॉजिकल नहीं थे, या मसीह ने भी ये कहा कि हम उनके बेटे। तो ठीक है,
सबके सब बायोलॉजिकल थे। ये नया इंटरप्रिटेशन है मोदी जी का कि शायद मैं अपनी माँ का भी हूं कि नहीं हूं अब उनके मरने के बाद। अगर ऐसा हमने जो सुना है, अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो तो करेक्शन कीजिए। उन्होंने कहा जब तक मेरी माँ जिंदा थी तब तक मैं ये सोचता था। तो मुझे लगता है कि ये एक नार्सिसिस्ट किस्म का बयान है। ये कोई बहुत बड़ी इसके पीछे पॉलिटिकल फिलॉसफी काम कर रही है। उससे ज्यादा एक छोटे दायरे के पॉलिटिशियन को अगर बड़ा पद मिल जाए, आत्मोह, मैग्लोमेनिया जो कहते हैं ना, आत्मोह से ग्रस्त हो जाता है और क्राइसिस के पीरियड में वही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मोदी जी इस समय क्राइसिस के पीरियड में है, तो एक नार्सिसिस्ट जैसा बिहेवियर उनके अंदर दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस पर मैं यह समझता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक पराजय मोदी को स्वीकार कर लेना चाहिए। मॉरल राइट उनका फ्यूचर में गवर्न करने का छूट गया। आरएसएस और बीजेपी को भी सोचना चाहिए और मोदी जी को राजनीतिक रंगमंच से विदा कर दें। यह देश की जनता की एक आकांक्षा है जो डेवलप हो रही है। मैं समझता हूं कि आरएसएस बीजेपी वाले भी इस पर कंसीडर करेंगे। हम लोग तो इसके लिए लड़ ही रहे हैं। धन्यवाद अखिलेंद्र जी। और दोस्तों, आपने अखिलेंद्र जी को सुना। सुनकर के आपकी क्या राय बनी जरूर बताइए, लेकिन फैसला तो 4 जून को होगा और 4 जून को सवेरे हम विभिन्न जगहों पर देखेंगे कि क्या निर्णय आ रहे हैं और लोगों के विश्लेषण क्या है। और शायद रात होते होते पता चल जाएगा कि देश में कौन सी पार्टी जीती है और किसकी सरकार बनने वाली है। आज का प्रोग्राम अखिलेंद्र जी समाप्त करते हैं और अब 4 जून के बाद जो आपने कहा है उसकी भी जांच करेंगे, जो मोदी जी ने कहा है उसकी भी जांच करेंगे और जनता जो सोच रही है उस चीज को पहचानने में आपके जैसे लोग कितने सक्षम हुए हैं, इसका भी 4 जून को पता चल पाएगा कि जनता किसके साथ है। तो आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, 4 नमस्ते। जून के बाद इन्हीं सवालों के ऊपर हम बातचीत जारी रखेंगे, अखिलेंद्र जी से भी और बाकी देश के विद्वानों से भी। नमस्कार।